हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बोर्स थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में बातचीत की है ना, और एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज निकाली थी हम लोगों ने, और हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, इन सब चीजों पे बातचीत और क्वेश्चन किए थे। इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बातचीत करने से पहले है ना, मैं बताऊं कि किसी भी गैस को अगर आप है ना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में या एक ट्यूब में रख दीजिए और उसमें बिजली अगर आप खौंदाते हैं या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है या उसको आप गर्म करते हैं या किसी लाइट से एक्सपोज करते हैं, तो अंदर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हायर एनर्जी में चले जाते हैं और जब वो लौटते हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं। ठीक है, एनर्जी एमिट करते हैं। इस एनर्जी इन एनर्जी जो है वो वेव्स के रूप में आती है। इन वेव्स की, इन कलेक्शन ऑफ वेव्स को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेव्स को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इन वेव्स की स्टडी करते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोप का आउटकम एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है जिसको हम स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राम कहा जाता है, या सिंपली आप इसको है ना स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम भी कहा जा सकता है। और इस विधा या इस फील्ड ऑफ साइंस को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स या सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली लाइट की स्टडी जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, उसका जो आउटकम होता है एक फोटोग्राफिक फिल्म, वो स्पेक्ट्रोग्राम या स्पेक्ट्रम। और इस इंस्ट्रूमेंट को, इस साइंस के विधा को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्पेक्ट्रम का हम लोग क्लासिफिकेशन करें। हम लोग स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम का हम कई क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर नेचर के आधार पे आप बात करिए तो स्पेक्ट्रम दो तरह के हो सकते हैं। एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं अभी डिटेल में इस पे आऊंगा, है ना। और डिसकंटिन्यूअस ना कह के उसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहा जाता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी होता है, या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं आप। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम खुद दो तरह का होता है, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ओरिजिन के आधार पर स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, है ना। अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो सकता है, मैं इनके भी डिटेल में आऊंगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम, ये दो तरह के हो जाएंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम, अच्छी बात क्या है कि ये मतलब एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट भी हो सकता है। एक एमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी हो सकता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरफ का एक एक प्रॉपर्टी किसी भी स्पेक्ट्रम में होती है। ठीक है, हम दोनों तरीके से इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो हम ऐसे शुरू करेंगे, हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और एमिशन में ही जानेंगे कि कंटिन्यूअस क्या होता है और डिस्क्रीट क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम, अगर आप किसी भी गैस को एक ट्यूब में बंद कर दीजिए और उसमें आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कीजिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कीजिए, इसमें है ना बिजली पास करिए, या आप इसको गर्म भी कर सकते हैं, या किसी लाइट सोर्स से एक्सपोज भी कर सकते हैं। अब इसमें से जो वेवलेंथ्स निकलती हैं उसको किसी प्रिज्म से पास करिए। प्रिज्म से पास करने पर ये सारी वेव्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, जो अलग अलग वेवलेंथ्स की वेव हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। और यहां पे आप एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दीजिए। फोटोग्राफिक प्लेट बिल्कुल वही एक्सरे प्लेट जैसा ही हो जाएगा।
पर एक्सरे प्लेट काला होता है, यहां आपको प्लेट सफेद दिख रहा है, और इस पे ये रेडिएशंस जहां हिट करेंगी वहां पे चीजें जो है सफेद हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये काला होता है और इस पे जो स्पेक्ट्रम होता है वो सफेद हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं वो ठीक उल्टा देख रहे हैं। यहाँ हमें फोटोग्राफिक प्लेट बोर्ड पे सफेद दिख रही है, एक्चुअली काली होती है। और जो चीज मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहा हूं, ये चीज सफेद होती है, पर यहाँ पे हम लोग काला की तरह दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग वेवलेंथ्स मिल रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि 1210 एंगस्ट्रॉम से लेके है ना 1365 एंगस्ट्रॉम तक लगातार सारी वेवलेंथ्स हमको मिल रही हैं। ठीक है ना, सारी वेवलेंथ्स मिल रही हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स जो है अलग अलग जगह पे हिट करती हैं इसे, और ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है तो यहाँ पे जो भी गैस स्टोर्ड है उसका ये है ना एमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि एमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए है क्योंकि लगातार एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से लेकर दूसरी वेवलेंथ तक लगातार सारे वेवलेंथ्स मिल रही हैं, कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। हो सकता है कि ना यहां पर आप कुछ ऐसा रखें जिससे कंटिन्यूअस ना मिले। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अक्सर या तो सोर्स ऑफ लाइट के होते हैं, है ना, सोर्स ऑफ लाइट के स्पेक्ट्रम अक्सर कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन अगर आपको यहां पर ऐसा स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ठीक है, ऐसा स्पेक्ट्रम मिल रहा है जिसमें कुछ वेवलेंथ्स लगातार मिली 1210 एंगस्ट्रॉम से लेकर है ना 1255 एंगस्ट्रॉम तक लगातार आपको सारी वेवलेंथ मिली, फिर गैप है, फिर 1355 एंगस्ट्रॉम से लेकर हो सकता है आपको 1473 एंगस्ट्रॉम तक सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, फिर हो सकता है आपको 1545 एंगस्ट्रॉम से लेकर है ना 1610 एंगस्ट्रॉम तक सब मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक बैंड मिल रहा है, एक बैंड मिल रहा है स्पेक्ट्रम का। ठीक है ना, वेवलेंथ का बैंड मिल रहा है, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, फिर गड़बड़ हो गई, फिर लगातार वेवलेंथ है, फिर गायब है, फिर लगातार है, फिर गायब है। ठीक है, इस तरह के स्पेक्ट्रम जो है वो बैंड स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं इन्हें। और बैंड स्पेक्ट्रम अक्सर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के है ना जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो अक्सर ऐसे पाए जाएंगे। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रख दिया या सल्फर डाइऑक्साइड गैस रख दिया तो उसमें आपको स्पेक्ट्रम्स बैंड्स में मिलेंगे, इनको बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम एक तरह के डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में आता है, अभी मैंने है ना एक्सप्लेन किया था, इसको आप डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी स्पेक्ट्रम्स ऐसे भी मिल सकते हैं, ठीक है, कि एक वेवलेंथ मिली 1210 एंगस्ट्रॉम, फिर मिली 1355 एंगस्ट्रॉम, फिर मिली 1545 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, फिर एक मिली 1610 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, एक एक ये है, फिर ये है, फिर ये मिलती है, फिर ये मिलती है। ठीक है, तो इस तरह की स्पेक्ट्रम जो है वो उनको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इनको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये अक्सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम होती हैं। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होती है, यानी किसी एटम के से निकलने वाली स्पेक्ट्रम्स जो है वो इस तरह की लाइन स्पेक्ट्रम होती है। लाइन स्पेक्ट्रम को भी आप डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एमिशन स्पेक्ट्रम बताया। एमिशन स्पेक्ट्रम किसी गैस को या मॉलिक्यूल को या एटम को किसी तरह से एनर्जाइज कर देने के बाद जो निकलता है उसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये एनर्जाइज आप उस मॉलिक्यूल या उस एटम को है ना इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं, हीट से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। अगर आप है ना एक ट्रैप्ड गैस मॉलिक्यूल्स या एटम्स को अगर आप एक्साइट कर देते हैं तो जब उनके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पे लौटते हैं तो वो एमिट करते हैं रेडिएशन, इसीलिए इसको एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। और मैंने बताया एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों तरह के हो सकते हैं, कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, कंटिन्यूअस अक्सर सोर्स ऑफ लाइट से मिलते हैं, और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस में भी बैंड मिल सकता है या छोटी छोटी है ना शार्प लाइंस मिल सकती हैं। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है। आमतौर पे एक पर्टिकुलर एटम का स्पेक्ट्रम उसका फिंगरप्रिंट जैसा होता है। जैसे एक एटम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम फिक्स होगा शायद इंसान ने इसी तरह पहली बार पता लगाया था कि
सूरज पर हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है, क्योंकि सूरज से आने वाली चीजों का जो स्पेक्ट्रम है, और हमने जो लैब में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, वो स्पेक्ट्रम सूरज से आने वाले स्पेक्ट्रम से काफी मैच करता है। इससे पता चलता है कि हाँ, हमारे सूरज पर जो है ना, हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा अब एमिशन स्पेक्ट्रम तो हो गया, आइए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं देखा जाए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अगर मान लीजिए ये NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है ना, NaCl सॉल्यूशन है, और इसमें से मान लीजिए आप व्हाइट लाइट पास करते हैं, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक बल्ब है, ठीक है ना, एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये आप व्हाइट लाइट पास करते हैं, और ये NaCl का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, व्हाइट लाइट पास करने के बाद जैसे ही मैंने जो लाइट इसमें से निकलती है, उसको मैं एक प्रिज्म पर है ना प्रोजेक्ट करता हूं, और प्रोजेक्ट करने के बाद इसमें डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन करने के बाद इन चीजों को मैंने फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट किया और देखा, मान लीजिए मैंने देखा, मुझे क्या मिलता, ऐसा कुछ मिला। ऐसा कुछ मिलता है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा मिला कि ये लाइट मिली, ये भी मिली, ये भी मिली, पर यहां पे लाइट गायब है। ठीक है, फिर ये लाइट मिलता है, ठीक है, फिर ये लाइट मिलता है, फिर ये लाइट मिलता है। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं कि VIB, G गायब है, YOR, G इज ग्रीन लाइट इज एब्सेंट, ग्रीन लाइट इज एब्सेंट। अब यहां पे ग्रीन लाइट एब्सेंट है, तो क्या समझ में आया कि, तो हम कहेंगे कि ये जो है, ये NaCl सॉल्यूशन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब क्या हुआ कि ग्रीन लाइट इस व्हाइट लाइट, देखिए व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ना विब, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 लाइट होती है। 7 कलर्स पास करने पर मुझे बाहर 6 ही मिलते हैं, यानी एक कलर जो है इस NaCl सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इसी वजह से इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। अब ये डिस्क्रीट है, ठीक है, डिस्क्रीट है, और ऊपर से और स्पेसिफिक हुआ जाए तो कह सकते हैं आपकी बैंड स्पेक्ट्रम है। ठीक है ना, ये एक बैंड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि एक बैंड मिला, फिर आपको दूसरा बैंड मिला, बीच में है ना लाइट गायब है। ठीक है, तो इस चीज को आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, हमारा अगला काम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना। हमारा मेन मकसद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पढ़ाई करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, हाइड्रोजन एटम में अगर कोई ट्रांजिशन होता है तो उससे निकलने वाली लाइट्स को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, अब जैसे मान लीजिए है ना, आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नाम भी दिया गया है। अगर आप फर्स्ट n=1 स्टेट है, ये n=2 स्टेट है, ये n=3 स्टेट है, ये n=4 स्टेट है, ये n5 हो गया, ये n6 हो गया, ये n7 हो गया, और डॉट 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 इसके ऊपर n इंफिनिटी हो गया। ठीक है, n इंफिनिटी हो गया। अगर आप कहीं से भी फर्स्ट पे आते हैं, ठीक है, फर्स्ट पे आते हैं, कहीं से भी सीधा फर्स्ट पे आते हैं अगर, तो जो लाइट एमिट होती है ना, उनको हम लाइमन सीरीज कहते हैं, और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, सबसेट है। ठीक है, लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। इनके डिटेल में मैं लेक्चर नंबर 8 में आऊंगा, इनके बहुत डिटेल में आएंगे। व्हाट इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, व्हाट इज सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, व्हाट इज मार्जिनल लिमिट, है ना, मार्जिनल लाइन क्या है, सीरीज लिमिट क्या है, तब चीजों पे आगे बातचीत करेंगे। अगर आप कहीं से भी ट्रांजिशन करके सेकेंड एनर्जी लेवल पे आते हैं, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं बामर सीरीज। ठीक है, बामर सीरीज कहा जाता है। और बामर सीरीज जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है, यानी यही एक स्पेक्ट्रम है जो हम इंसान देख सकते हैं। ठीक है, उसको आप बामर सीरीज कहते हैं। अगर आप कहीं से भी n=3 पे आते हैं, ठीक है, आप कहीं से भी n=3 पे आते हैं,
तो उसे आप पाश्चियन सीरीज कहते हैं, पाश्चियन सीरीज कहा जाता है। और पाश्चियन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ठीक है, अगर आप कहीं से भी लाइमन, बामर, पाश्चियन, ब्रैकेट, अगर आप कहीं से भी फोर्थ लेवल पे आते हैं ट्रांजिशन करके, तो इसको ब्रैकेट सीरीज कहा जाता है। ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अगर आप कहीं से भी ट्रांजिशन करके, है ना, फिफ्थ स्टेट पे आते हैं, तो इसको आप फुंड सीरीज कहते हैं। ठीक है, इसको आप फुंड सीरीज कहा जाता है। और फुंड सीरीज फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। मतलब इंफ्रारेड रीजन में भी इनका जो वेवलेंथ है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े वेवलेंथ वाले लोग होते हैं। ठीक है, और आप कहीं से भी अगर ट्रांजिशन करके सिक्स्थ लेवल पे आते हैं तो आप उसको हम्फ्री सीरीज कहते हैं। हम्फ्री सीरीज कहा जाता है। और ये सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। तो दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हमारा काम क्या बच गया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना, कि अगर हम किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पे आते हैं तो कौन सा वेवलेंथ एमिट होगा। तो आइए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन में आप हाइड्रोजन गैस को जब भी एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में रखकर अगर आप इसके वेवलेंथ्स को प्रिज्म पे फोकस करें और जब आप इसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लेंगे तो आपको कई सारी फाइन लाइंस मिलेंगी या कई सारी लाइंस मिलेंगी। ठीक है ना, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम। ऑफ कोर्स इट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, ये एक एमिशन स्पेक्ट्रम तो है ही है। ठीक है ना, एक एमिशन स्पेक्ट्रम है और लाइन स्पेक्ट्रम भी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5 वेवलेंथ्स मिलती हैं। तो हम जो है इन वेवलेंथ्स का की वैल्यूज का कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसको हम सीखेंगे। मान लीजिए ये n2th एनर्जी लेवल है और ये n1th एनर्जी लेवल है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिशन करता है और एक फोटोन एमिट करता है। ये वेवलेंथ जो है ना, एमिट होती है। यही वेवलेंथ आप फोटोग्राफिक प्लेट पर अक्सर पाएंगे, है ना, इन्हीं में से कोई वेवलेंथ जो है ना फोटोग्राफिक प्लेट पर आती है। तो किसी ना किसी ट्रांजिशन की वजह से जो वेवलेंथ निकल रही है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर दर्ज होती है और उसको ही हम, है ना, लाइन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। तो माना मैंने कि हाइड्रोजन या कोई और एटम ही ले लीजिए, कोई जनरल एटम लेके चल सकते हैं हम। ठीक है, कि कोई जनरल एटम है जिसके n2th एनर्जी लेवल से n1th एनर्जी लेवल पे आने पर, है ना, एक फोटोन लैम्डा वेवलेंथ का एमिट हो रहा है। क्या लिख सकते हैं हम? बोर्स थ्योरी के अनुसार लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू en2th माइनस en1th। ठीक है, यहां से यहां की एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे। फोटोन की एनर्जी जो होती है वो hc बाय लैम्डा हो जाती है। n2th एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा? -21.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू z स्क्वायर बाई n2h स्क्वायर माइनस -21.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू z स्क्वायर बाई n1h स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू, आप यहां पर 21.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू z स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये प्लस हो जाएगा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 21.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू z स्क्वायर बाई hc लिख सकते हैं। ये 1 बाई n1h स्क्वायर माइनस 1 बाई n2h स्क्वायर हो जाएगा, ये z स्क्वायर है। h की वैल्यू हमको पता है, c की वैल्यू पता है। h की वैल्यू होती है ना 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड्स और c की स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड। c स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी, है ना, स्पेक्ट्रम में, किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम में जो n2h से n1 में ट्रांजिशन हो रहा है उसमें निकलने वाला जो वेवलेंथ है उसका रेसिप्रोकल, जिसको हम वेव नंबर भी कहते हैं, आ जाएगा, है ना, 21.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 बाय 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 z स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2h स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पूरी चीज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है 1.09678 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 इंटू z स्क्वायर
1/n1² माइनस 1/n2h² लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को, इस वैल्यू को हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.1 अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर हो जाएगी। ठीक है ना, पर मीटर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो वेव नंबर है इज इक्वल टू किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम का 1/λ जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू z² 1/n1² माइनस 1/n2² लिखा जा सकता है। ठीक है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वैलिड फॉर एनी एटम। ठीक है, एनी एटम विच इज हाइड्रोजन लाइक, जो हाइड्रोजन लाइक सैंपल है। हाइड्रोजन लाइक से मेरा मतलब है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अगर आप यही स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन के लिए लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ना 1/λ RH इंटू z² की जगह आप 1 रख सकते हैं। 1² विल बी 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आपका, दिस इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ये आपका जो है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या किसी भी स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आ गया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, इस लेक्चर में मैं सिर्फ इस पे एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं। मेजर क्वेश्चंस अगले लेक्चर में होंगे, लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, जिसमें मैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम जिनको मैंने अभी अभी नाम लिया, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, इनकी डिटेल बातचीत करेंगे और उन पे क्वेश्चन करेंगे। अभी जस्ट जो एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है इसको यूज करना आ जाए हमें, इसके लिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ of photon emitted when an electron makes a transition from n is equals to 2 to n is equals to 1 in a hydrogen atom, B लिथियम आयन। ठीक है, लिथियम आयन। दो क्वेश्चन मैंने दिया। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, अगर n इज इक्वल टू 2 से अगर n इज इक्वल टू 1 आ रहे हैं हम हाइड्रोजन एटम में, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 1 बाई वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷। ये रिडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z² 1/1² माइनस 1/2²। दैट इज, है ना, आप रिडबर्ग की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁷, 1/1 माइनस 1/4। दिस इज 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3/4। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वेवलेंथ जो हो जाएगा, है ना, इस ट्रांजिशन में हाइड्रोजन के, वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी 4/3 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁷, है ना, मीटर। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो पर मीटर होती है। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट पर मीटर होती है, तो 1 बाई रिडबर्ग कांस्टेंट विल ऑब्वियसली बी इन मीटर। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे 4/3.3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये वेवलेंथ हो जाएगी अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये ट्रांजिशन होता है। अगर ये लिथियम आयन में ये ट्रांजिशन होगा, पार्ट बी, तो थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, आइए देखते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या लिख सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू z²। लिथियम का z कितना होता है, 3, z² 1/1² माइनस 1/2²। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 9 1 माइनस 1/4। आप इसको लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 9 3/4। 1/λ इज इक्वल टू, है ना, 27 RH/4, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 4/27 RH, या लैम्डा इज इक्वल टू 4/27 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। ठीक है, जो भी आप इसे सॉल्व कर लेंगे, एक ये वेवलेंथ तब निकलेगी जब हाइड्रोजन में 2 से 1 का ट्रांजिशन होगा, और ये वेवलेंथ तब निकलेगी जब लिथियम में 2 से 1 का ट्रांजिशन होगा। डिफरेंस क्या है, सिर्फ z की वैल्यू से
वेवलेंथ में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर नंबर 7 में इतना ही। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के डिटेल्स की बातचीत करेंगे। ठीक है, कि लाइमन सीरीज किसे कहते हैं, है ना, ब्रैकेट पास्चन, लाइमन बामर, ब्रैकेट पास्चन, फुंड, हम्फ्री, इसे किसे कहते हैं, इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन पे बातचीत करेंगे। हम लोग वेवलेंथ्स के क्या नाम होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, इन सब चीजों पे बातचीत करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। इस लेक्चर में मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे अच्छे खासे क्वेश्चन करने हैं और सीखना है तो आपको लेक्चर नंबर 8 देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।